हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे। ये जो मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी तथा समाजशास्त्र विषय के साथ उपस्थित होता हूं, जिसमें आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी जीडीसी एमपी सेट दिल्ली, जो आपका डीएसएसबी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, केवीएस, एनबीएस, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आप किसी भी स्टेट से हैं, यदि आप समाजशास्त्र विषय अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से मैं ये प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैं आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर के होते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर होते हैं हर एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, या तो एग्ज़ाम में आने वाले संभवतः प्रश्न उत्तरों की ये श्रृंखला है जो आप सभी के बीच लेकर आता हूँ। ये आपका जो लाता हूँ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आता हूँ, चाहे आपके समाजशास्त्रीय सिद्धांत हो या आपका व्याख्यात्मक, संरचनात्मक, उत्तरात्मकता, उत्तर संरचनात्मक जो है आपकी जो है कुछ जो भारतीय चिंतक हैं, चाहे वो गांधी, अम्बेडकर, राधा कमश्री, घुरे, निवास, रावती कर्वे इत्यादि हैं। आपके जो है ये पाश्चात्य हैं, आपके मीड हैं, मैनहेंड, सूर्य हैं, गार्फिंकल है, इरविंग है, ब्रुनस्कामस्की हैं, रिचर्ड ब्राउन है, टालकार्स हैं, रॉबर्ट्स हैं, क्लाइव लेवी स्टार्ट हैं, पीरे बर्दाऊ हैं, मिशेल फुकोगेन। मतलब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो पूछे जाने वाले हैं आपके थिंकर, उन्हीं से मैं ये प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ, ना कि सिलेबस के बाहर का रहता है। चाहे आप यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, जो शोध से कुछ प्रश्न आते हैं, शोध प्रवृत्तियाँ, विधियाँ, वहाँ से भी मैं लेके आता हूँ। आपका चाहे शोध उपकरण हो या सामाजिक अवधारणा हो, जितना भी रहता है ये मौलिक अवधारणा है। आपका जो सामाजिक स्तर सामाजिक संस्था से है, ग्रामीण नगरीकरण है, राजनीति विकास है, अर्थव्यवस्था है, आपका पर्यावरण से आता है, परिवार विवाह नातेदारी से प्रश्न आते हैं। सभी का जो है ये संस्कृत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृत से है जो आते हैं, सभी का मिक्सअप प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। ये मत सोचिएगा ये सब प्रश्न उत्तर जो है एग्ज़ाम के बाहर के हैं। सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर संभवतः एग्ज़ाम में आने वाले ही होते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जो इसीलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्रश्न देखिए फला समय पूछा गया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला है ये कहाँ से पूछा जा रहा है, हमारे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। तो ये सब आप सब क्लास देखते ही हैं, आपको खुद ही लग जाता होगा कि ये प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं, देखते हैं और आज का आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर क्या है एग्ज़ाम के दृष्टि से। क्योंकि गर्मी तो बहुत है, उमस भी है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना तो पड़ेगा। एक सीट अगर आपको अपनी रिजर्व करके रखनी है तो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा आप देख रहे होंगे कंपटीशन बढ़ना जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमको रिज़ल्ट मिलता है, रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता है, तो आप देखते होंगे अगल बगल आपकी अगर कोई सफल होता है तो आप कितने खुश होते हैं, या उसकी खुशियाँ चेहरे पर आपको देखने को जब मिलती है तो कितना आपको भी एहसास होता है कि रिज़ल्ट आता तो हम भी आज यहीं होंगे जहाँ पे जो है ये लड़का है या ये हैं फला पहुँचे हैं। चाहे आप फ्रेंड्स किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जान रहे हैं, मैं आपको बता दूं पुनः, ये जो प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जो है एग्ज़ाम देते हैं और पीजीटी, खासकर पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टि से ये प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आपका ज़्यादा समय ना लेके अपने प्रश्न उत्तरों पर आते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप नोट करते जाइएगा उसको, इसलिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप की दृष्टि से जो नज़र आए या जो लगे कि ये टिपिकल है, याद होने वाली नहीं है, उसको जो है नोट कर लिया करिए। और जो चीज़ ना समझ में आए वो क्लास को आप दोबारा रिपीट करके देख लेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये क्लास मैं ऐसा कराता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी को अगर पास है, यदि
समय का अभाव है तो आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, क्लास लगा के रख दीजिए, केवल सुन लीजिए। यदि आप क्लास देख नहीं पाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप क्लास शुरू करने से पहले आइए क्लास को आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी मित्रों को ये क्लास मिल जाए। इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप सभी के साथ साथ आप सभी मित्रों को भी मिल जाए। और क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी ताकत है। और क्लास के अंत में कमेंट जरूर करके अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा और क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और इसमें क्या आपको और किस टॉपिक का प्रश्न चाहिए, किस टॉपिक को आपका क्लास चाहिए जो है प्रश्नोत्तर के अलावा। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ना हो, किसी का टॉपिक की क्लास चाहिए, आपके लिए अनिवार्य हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, जो हम ज़रूर उस क्लास को आप सभी के लिए लेकर आएंगे। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपका है, कह रहा है किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया था। ये प्रश्न आप देखिए एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बार बार पूछा गया है आपका हर एग्जाम में कि किसने अस्पृश्यों को जो है, आपको कह रहा प्रश्न किसने अस्पृश्यों को हरिजन, ये जो हरिजन शब्द का नाम दिया था। तो आपका ऑप्शन दे रहा है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी दे रहा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी दे रहा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दे रहा मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर आप सभी को संभवतः पता ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ये वही आपके महात्मा गांधी हैं, आज़ादी वाले जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनको कहा जाता है और बापू के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने हरिजन शब्द जो है दिया है आपके अछूतों को लिए खासकर संबोधन किया था। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लोगों को जानकारी हो जाना चाहिए कि ये जो हरिजन शब्द है इस समय आपके सुप्रीम कोर्ट अर्थात भारतीय न्यायालय द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध है। आप किसी भी व्यक्ति को हरिजन शब्द के नाम से नहीं संबोधन कर सकते हैं, हरिजन कह के नहीं पुकार सकते हैं, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप जानते हैं महात्मा गांधी जो आपके यहाँ अस्पृश्यों हरिजन का नाम दिया था, और ये आपकी जब साइमन कमीशन ने इन्हें अनुसूचित जात, आप ध्यान दीजिए, जो साइमन कमीशन ने इन्हें अनुसूचित जात कहा है, अंग्रेजों ने दलित जात, हट्टन ने जो है बहिष्कृत जात तथा अंबेडकर ने इन्हें भग्न पुरुष या भग्न जात अर्थात SC अनुसूचित जात की श्रेणी में रखा है, माना है। आपके हस्टन जो है ये समाजशास्त्री, इन्होंने बहिष्कृत जात कहा, ये ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने दलित, अंबेडकर ने भग्न पुरुष या भग्न जात कहा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 आप सभी के लिए प्रश्न नंबर ये 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है। तो आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए इरविंग गॉफमैन है, ऑप्शन बी हेराल्ड गोल्डफिंगर है, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूज है, ऑप्शन डी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। तो इसका आंसर आप सब बताइएगा क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2 का। तो इसका आंसर आपका इरविंग गॉफमैन है। ये जो ऑप्शन ए है इरविंग गॉफमैन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जो ये सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य इरविंग गॉफमैन ने अधिक समानता को देखा है। और गॉफमैन साहब जो आपके हैं, इनकी जो कृत है आप देखे होंगे, वो कृत का नाम है आप नोट कर लीजिएगा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स है। इसमें इन्होंने अपने समस्त योगदान को 2 सार तत्वों में प्रस्तुत किया है। और जो एक को बताया इन्होंने अभिनय कला, जो कि आप दैनिक जीवन के अभिनय कला के विश्लेषण में गॉफमैन ने 2 अवधारणाओं को काम में लिया है। उसको क्या कहा, फ्रंट और बैक, सामने और आपके आगे और पीछे जो है, ये इन्होंने दिया है। अंतःक्रिया क्रम में इसके अंतर्गत गॉफमैन
व्यक्ति के संपर्क में, जैसे मुठभेड़ है, मंच अभिनय है, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान की व्याख्या प्रस्तुत की है। ये कौन किया है? ये जो बताया हमने आपके इरविंग गॉफमैन ने किया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3 ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? देखिएगा क्या कह रहा है, किस वर्ष यानी किस साल जो वृद्ध यानी बुजुर्ग वृद्ध लोगों की संख्या यानी बुजुर्ग लोगों की संख्या 10 वर्ष के जो है बच्चे हैं उनसे कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी कह रहा है 2040 तक, ऑप्शन सी 2000 ये 40 डबल हो गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई और होगा, और ये ऑप्शन डी दे रहा है 2050 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका करंट से संबंधित प्रश्न उत्तर है। ये आपका ये जो प्रश्न है आपका पूछा जा चुका है आपके नेट 2019 के दिसंबर 2019 में यूजीसी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपका जो है सन 2030 हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही है। ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा कि वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। कब? 2030 में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 4 नंबर क्या कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा आपका? ये कह रहा है नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है? आप नौकरशाही की बात कर, आप नौकरशाही पढ़ चुके हैं चैप्टर में। ये कह रहा नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो आपका दिया है, बता रहा आपसे 1 नंबर शक्ति का पदानुक्रम कह रहा, 2 नंबर कह रहा असीमित शक्तियाँ, 3 नंबर कह रहा आपका संचार की वाहिका, ये 4 नंबर आपका कह रहा है अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। जो है 4 नंबर अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प आपका दे रखा है, ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 4, ऑप्शन सी कह रहा 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है आपका 2 और 4। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये 1 और 3, ये ऑप्शन सी के अनुसार कह रहा है 1 और 3 सही है, यानी कि आपका ये 2 शक्ति पद अनुक्रम है ये, और 3 नंबर संचार की वाहिका, ये नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं आपका है। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर है। क्योंकि आप जानते हैं नौकरशाही के बारे में आप सभी को पहले से पता होगा कि समाजशास्त्रीय जगत में जो नौकरशाही की अवधारणा का प्रयोग आपके किसने किया है, आप नाम नोट कर लीजिएगा। ये मैक्स वेबर महोदय आपके हैं जो नौकरशाही की अवधारणा का प्रयोग किए हैं समाजशास्त्री में। इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सबसे पहले इसका प्रयोग आपके ये जो विसेंट डी गॉर्ने ने द्वारा किया गया है। ये आपके समाजशास्त्री हैं, नोट कर लीजिएगा, विसेंट डी गॉर्ने ने द्वारा किया गया। वेबर के अनुसार जो है अधिकारी तंत्र एक ऐसा संगठन है जिसमें कई व्यक्तियों के सहयोग को लेकर किसी कार्यालय को चलाया जाता है। ये आपकी मैक्स वेबर की अवधारणा है। नौकरशाही को लेकर कई व्यक्ति मिलकर किसी कार्यालय ऑफिस की जो है आपसी सहयोग से चलाते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा को आदर्श प्रारूप के रूप में प्रयोग करते हुए इसके निम्नलिखित लक्षणों को प्रस्तुत किया है। मतलब इसका प्रयोग करते हुए कई लक्षण बताए हैं मैक्स वेबर ने, आप इसको नोट कर सकते हैं कौन से लक्षण है। इन्होंने कहा विशिष्ट सेवाएं हैं और कार्य निष्पादन में अधिकारियों की सुरक्षा, कार्य के कामकाज का सुपानिक संगठन होता है, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अधिकारियों की भर्ती किया जाता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं इस समय। और अगला बताया इन्होंने फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, शक्ति का पदानुक्रम जो आपके ऑप्शन में है आपने देख ही लिया है अभी, और नियमित पारिश्रमिक का भुगतान, मतलब नियमित आपका वेतन भत्ता देना पड़ेगा उसको, संचार वाहिका, ये भी देखिए आपका ऑप्शन है 3 नंबर जो सही है, और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई
जो किया जा सकता है। अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा, मतलब उनकी सुरक्षा उनको प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों के लिए पदोन्नत के अवसर होते हैं, मतलब उनकी जो है पद उन्नत, एक पद से मतलब आगे अपने कार्य के अनुसार, अपने अनुभव के द्वारा जब उनका कार्य के अनुभव गहरा बढ़ता है तो उनको पदोन्नत किया जाता है। और कार्य की गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं। कार्यालय का कारोबार लिखित आधार पर चलता है। किसी ऑफिशियल जो काम काज होता है, आप सभी को जानकारी होना चाहिए, वो लिखित रूप में होता है, ना कि मौखिक रूप में। ये भारतीय संविधान के तहत ही सब है। मैक्स वेबर द्वारा जो आपके नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं का आधार पर शक्ति का पदानुक्रम एवं संचार की वाहिका नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं आपके इस प्रश्नोत्तर के अनुसार जो कि है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है आप सभी के लिए। ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दें, नहीं तो आप सबका आएगा नहीं फ्रेंड्स प्रश्न। ये अब आ जाएगा ये प्रश्न आपका। ये देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान दिए। निम्नलिखित में से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं। ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं कह रहा है। नंबर 1 बता रहा है विचारधारा, नंबर 2 आत्मनिष्ठता, ऑप्शन 3 ये अनामता, ऑप्शन 4 गोपनीयता, है ना। ये सामाजिक तत्व का आपका 3-4 बता रहा है, अनामता और गोपनीयता। और इसका सही विकल्प आप चुनिए क्या होगा। विकल्प दे रहा है आपका कि ऑप्शन ए दे रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी दे रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी दे रहा है 3-4, ऑप्शन डी दे रहा है 1 और 4। तो इसका जो सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं कौन कौन से हो जाएंगे, आप सब इसका ऑप्शन बताइएगा। ये जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 है ये। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये विकल्प सी क्या है, ये ऑप्शन सी 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 3 और 4 कह रहा, 3 नंबर कह रहा अनामता ये, और ये 4 नंबर कह रहा गोपनीयता। सामाजिक अनुसंधान नीति के ये तत्व हैं आपके। तो क्योंकि जो आपका अनामता व गोपनीयता है सामाजिक अनुसंधान नीति के 2 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये सामाजिक शोध के विभिन्न चरणों में जो आपका शोध कार्य करते हैं समाजशास्त्री, उसके बारे में दे रखा है। तो क्या ज़रूरी है, सामाजिक शोध के विभिन्न चरण क्या है आपका। तथ्य संकलन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, प्रतिवेदन निर्माण, और इसका प्रकाशन में नैतिकता और नियमों की व्यावसायिक संहिता का प्रयोग किया जाना, शोध की नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। इसमें सूचनादाताओं को जो है होता है, जो सूचनादाता होते हैं उनकी निजता और विश्वसनीयता और उनकी अनुमति के अधिकार की पूर्णतः रक्षा की जानी चाहिए। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी की, आइए देखते हैं। ये कह रहा है आपका 6 नंबर प्रश्न अभिकथन है और तर्क, यानी कथन और कारण है। इस प्रश्न नंबर 6 जो आपका है कथन और कारण है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो कथन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा कथन ये आपका जो ये कह रहा कथन ये कह रहा आपका कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। जो आधुनिक भारत वर्तमान समय में कह रहा कि विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। जो आपका ये तर्क कह रहा, तर्क कह रहा भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। ये भी सही है कि भारतीय युवा जो पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात हम सब प्रभावित हो रहे हैं। और ये प्रश्न देखिए जो कथन कह रहा है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। तो इस हिसाब से सही तो दोनों लग रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन देखते हैं पहले क्या है। क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कह रहा है। और प्रश्न बी कह रहा आपका ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है कह रहा।
और ए सही आर गलत कह रहा है और आर सही ए गलत कह रहा। तो इसका आंसर है क्या है, आप जो प्रश्न के अनुसार आप देखिए, ये आपका जो कथन कह रहा आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली, ये बात सत्य है एकदम, जो है ये कथन आपका ये सही है। और कह रहा है कि भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी बात सही है, हम लोग प्रभावित तो हो ही रहे हैं। तो इसका आंसर आपका जो दे रहा ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि आप इसको देखिएगा कि जो कथन है आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है, ये सही पूर्णतः सत्य है। और वर्तमान समय में विवाह नामक सामाजिक संस्था अपने मूल स्वरूप में नहीं है जो पहले थे। साधारणतः विवाह के परंपरागत तरीकों में मशीनीकरण, औद्योगिकरण जो है और नगरीकरण प्रक्रिया के तेज होना, वैश्वीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक ताना बाना परिवर्तन की स्थिति में इस समय बदलाव की स्थिति में चल रहे हैं। इस परिवर्तन की स्थिति में परिवार में कुंठा है, मानसिक स्थिति का खराब हो जाना है, पति पत्नी के बीच कलह की स्थिति पैदा हो गई, कलह चल रहा, तलाक में वृद्धि हो जा रही, तलाक की अधिकता बढ़ गई, मौलिक तथा आदि अनेक परिवर्तन विवाह नामक सामाजिक संस्था में दिखलाई पड़ रहे हैं आपका वर्तमान में। और वहीं जो तर्क है हम सभी का, भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सत्य है, क्योंकि आज जो भारतीय युवा हम ही लोग हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी संस्कृति द्वारा पोषित आचार विचार को अपनाने की होड़ में लगा हुआ है, यानी कि होड़ में है, उनके पहनावा ओढ़ावा, कल्चर, संस्कृत, वेशभूषा के लिए हम लोग पश्चिमीकरण की तरफ ज़्यादा झुकाव हैं। इस समय उनके खान पान जो है, रहने की जीवन शैली के मानदंड को तेज़ी से परिवर्तन होते आकर्षित हो रहे हैं और उसी को अपना रहे हैं। अर्थात जो है इस प्रकार कह सकते हैं दोनों बिंदु सत्य है, कथन सही है। और आपका जो प्रश्न है भारतीय युवा पश्चिम के विचारों प्रभावित, ये भी पूर्णतः सत्य है। इसलिए जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ये बी आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 7, आप सभी के प्रश्न उत्तर नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है। ये धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है। तो आपका ऑप्शन ए है आर एच लेवी, ऑप्शन बी है आर एच ब्राउन, ऑप्शन सी है एल टी हाउस, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपके एल टी हाउस महोदय हैं वो हैं ऑप्शन इसके सही, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आपका एल टी हाउस। आइए ये देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। एल टी हाउस ये धर्म पर चर्चा करते हुए एल टी हाउस जो है नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान देते हैं। हाउस ने अपनी पुस्तक में बता रखा कि मोरल्स इन यूलेशन जो 1915 में इन्होंने धर्म पर विचार करते हुए मुख्य रूप से ये ईसाईयत धर्म पे नैतिक नियमों के अध्ययन पर बल देते हैं और इसको विश्व में केंद्रित कर रखा है इन्होंने, उस केंद्रित करके ध्यान दिया है। ये नोट कर लीजिएगा, मोरल्स इन यूलेशन 1915 तो इन्होंने अध्ययन किया है और अपने आप को विश्व के में केंद्र में रखकर इस पर अध्ययन किया है। ये कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में हाउस की धारणा है कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में इनकी धारणा मस्तिष्क का विकास सामाजिक विकास को लाता है। हाउस कहते हैं जो मस्तिष्क का विकास है तो उसी के साथ सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि इसमें मानसिक विकास में एक जो है विचारपूर्ण नीति के आदर्श की ओर नैतिक विचारों का विकास सम्मिलित है, जो कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाता है और उसे प्रगतिशील माना जाता है, प्रगति की ओर अग्रसर होता है वो। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 8 आपका, इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 8 क्या कह रहा है। ये कह रहा है श्रीलंका में तमिल आंदोलन किसका उदाहरण है। श्रीलंका में तमिल आंदोलन, जो तमिल लोग हैं उनका जो आंदोलन है किसका उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन ए कह रहा सजातीय और क्षेत्रीय आंदोलन, ऑप्शन बी कह रहा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन सी कह रहा चीन और भारत को लेकर आंदोलन, ऑप्शन डी कह रहा काले और गोरों के बीच भेदभाव को लेकर आंदोलन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 8 का। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का प्रश्न, ये आंसर होगा सजातीय और क्षेत्रीय आंदोलन। श्रीलंका में तमिल आंदोलन, ये आपका सजातीय और क्षेत्रीयता का एग्जाम्पल है। ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये सही सजातीय और क्षेत्रीय आंदोलन जो है श्रीलंका में तमिल आंदोलन का एक उदाहरण है। क्योंकि ये धर्म पर चर्चा करते हुए आपके ये 7 नंबर में था, तो 8 नंबर में क्या है? ये श्रीलंका में जो तमिल आंदोलन सजातीय और क्षेत्रीय आंदोलन का उदाहरण है। इसमें श्रीलंकाई जो थे वो गृह युद्ध और श्रीलंका में बहुसंख्यक जो एक समुदाय था सिंगला और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय थे, इनके बीच जो है आप नोट कर लीजिएगा 23 जुलाई सन 1983 से संघर्ष प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। तो ये मुख्यतः है श्रीलंका सरकार ने ये अलगाववादी गुट जो लिट्ठे है, आप सुने होंगे, अलगाववादी गुट लिट्ठे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध माना है। ये जो युद्ध है 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद जो है सन 2009 में श्रीलंका सरकार ने लिट्ठे को परास्त किया था, लिट्ठे को हराया था इस युद्ध में। कौन? 30 महीनों के युद्ध में 2009 में श्रीलंका सरकार ने, लिट्ठे एक उग्रवादी गुट वहाँ का माना जाता है श्रीलंका का। और फिर जो आप वहाँ की सरकार थी, इस नीतियों के कारण बहुसंख्यक सिंगला जो समुदाय के लोग थे उनके लाभ हुआ, वहीं अल्पसंख्यक जो तमिल थे उनका हानि हुआ था। इसे जो है शिक्षा और रोजगार तक, धर्म से लेकर संस्कृति तक, वाणिज्य से लेकर व्यवसाय तक हर जगह तमिलों से भेदभाव किया जाता था जो अल्पसंख्यक थे। तो इसके परिणाम स्वरूप ये जनजातीय एक क्षेत्रीय आंदोलन श्रीलंका में प्रारंभ हो गया था और इसका कारण यही था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक सहयोग के रूप में की है? क्या कह रहा है? मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक जो है उद्योग के रूप में की है। सांस्कृतिक उपयोग नहीं है फ्रेंड्स, ये उद्योग है। आप ध्यान दीजिएगा कि किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा प्राकारवादी, ऑप्शन बी दे रहा है राजनीतिक अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी दे रहा नवमार्क्सवादी, ऑप्शन डी दे रहा उत्तर आधुनिकतावादी। ये भी प्रश्न उत्तर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो प्रश्न नंबर 9 आपका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आंसर ये है, आपके ऑप्शन सी है नवमार्क्सवादी। मीडिया के संकल्पना सांस्कृतिक उद्योग के रूप में नवमार्क्सवादियों द्वारा किया गया है। आपका ये नवमार्क्सवादी क्या है आपको पता होना चाहिए। नवमार्क्सवादी जो है मीडिया की संकल्पना सांस्कृतिक उद्योग के रूप में किए हैं। और आपके जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है, आप लोग पढ़े ही होंगे, ये यूजीसी नेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 9। जो आपके फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का प्रमुख योगदान आलोचनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में माना जाता है, जिसमें मार्क्सवादी जो है को एक नया रूप दिया गया जो नव मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इसी को नव मार्क्सवादी कहा जाता है। नव मार्क्सवादी विद्वान जो होते हैं मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण के तो पक्षधर हैं आपके नव मार्क्सवादी, किंतु उन्होंने मार्क्सवाद के इतिहास के सिद्धांत, आर्थिक मूल्य और उत्पादन प्रक्रिया का आलोचना किया है। नव मार्क्सवादियों ने आपके ये लोग मानते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों को ज़रूरत से अधिक महत्व देकर सांस्कृतिक कारकों की घोर उपेक्षा की है। कौन मानता है? नव मार्क्सवादी मानते हैं ये चीज़। और इस संप्रदाय में सांस्कृतिक कारकों में जैसे आपकी सिनेमा हो, टीवी है, रेडियो, समाचार पत्र आदि पर खूब लिखा है। नव मार्क्सवादी में जो है एडोनो ने, तो जो आपके ये नव मार्क्सवादी एडोनो हैं ने लिखा है कब? सन 1963 में। एक पुस्तक इनकी है, आप नोट कर लीजिएगा। नव मार्क्सवादी एडोनो की एक पुस्तक है, तो क्या है? कल्चर इंडस्ट्री जो है रिकंसाइडेड ही लिखी थी 1963 में।
और इस सांस्कृतिक उद्योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आपके ये जो है एडेनो योम हाइखाइमर द्वारा किया गया है। क्या किया गया, सांस्कृतिक उद्योग शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग एडोनो एवं जो आपके हाइखाइमर हैं ये इन्होंने किया। किसमें किया, इन्होंने इसका जो है अपनी पुस्तक जो है इनकी, ये नोट कर लीजिएगा, डायलेक्टिक ऑफ एलिमेंट 1947 में किया है इन्होंने। डायलेक्टिक ऑफ एलिमेंट 1947 ये पूछा जाने वाला है, आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सबके लिए। प्रश्न नंबर ये 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। आप सबके लिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जात प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ स्वाभाविक संबंध है। क्या कह रहा है कि किसने कहा है, कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा प्रश्न, किसने कहा है कि जाति प्रथा का भारत की जनजात संस्कृति के साथ स्वाभाविक संबंध है। तो आपके ऑप्शन ए है गोविंद सदाशिव घुरिये, ऑप्शन बी है वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू डिल्थे, ऑप्शन डी है टीबी नाइक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपके गोविंद सदाशिव घुरिये जी हो जाएंगे। ये ऑप्शन ये सही आंसर है, गोविंद सदाशिव घुरिये। जात प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ स्वाभाविक संबंध है, ये आपके जीएस घुरिये की अवधारणा है। क्योंकि आपके भारतीय समाजशास्त्र के, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बैठे होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, चाहे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के, तीनों में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके जो भारतीय समाजशास्त्री जो है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक किसके माना जाता है, आपके गोविंद सदाशिव घुरिये को माना जाता है। क्योंकि ये जात प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ स्वाभाविक संबंध है, ये इन्हीं की अवधारणा है जीएस घुरिये की। जो आपके घुरिये महाराष्ट्र के जो है महादेव कोली जनजात का अध्ययन किया है इन्होंने। किसका अध्ययन किया, महाराष्ट्र की जो एक जनजात है महादेव कोली जनजात का अध्ययन इन्होंने किया जीएस घुरिये ने। और इसे इन्होंने दिया द महादेव कोली नामक पुस्तक की रचना की है इन्होंने। इस अध्ययन क्या किया है इन्होंने, द महादेव कोली नामक पुस्तक की रचना की। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द महादेव कोली नामक पुस्तक आपकी जीएस घुरिये की है, एग्जाम में पूछा जाने वाला संभावित प्रश्न है। आपके घुरिये का कहना है कि जनजात पिछड़े हिंदू हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाने वाला बार बार कि किसने कहा है कि जनजाति को पिछड़ा हिंदू शब्द का नाम किसने दिया है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा, ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जीएस घुरिये की है और इन्हें हिंदू समाज में पूर्णतः आत्मसात कर लेना चाहिए। जनजातियों के बारे में आपके गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा है कि जनजाति जो है पिछड़े हिंदू हैं, इन्हें अपने हिंदू समाज में पूर्णतः आत्मसात कर लेना चाहिए, अर्थात अपना लेना चाहिए जो है। इनके आत्मसातकरण के लिए घुरिये ने आत्मसात की नीति का भी सुझाव दिया है। फ्रेंड्स, आप सब इसका ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये इसको आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा इस प्रश्न को जो है आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है प्रश्न नंबर 11 आपका, या क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 11। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति की संकल्पना दिया गया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति की संकल्पना दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए है WF ऑगबर्न है, कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ऑप्शन सी मैक्स वेबर है, ऑप्शन डी LT हॉबहाउस है। तो इसका आंसर जो आपका 11 का क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन ए जो है WF ऑगबर्न है। ये ऑगबर्न है, भौतिक तथा अभौतिक की संकल्पना ये आपके ऑगबर्न महोदय ने दे रखा है। ये जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, इनकी क्या संकल्पना है, ये ऑप्शन जो है आपके 2 हैं, ये कार्ल मार्क्स। तो इनकी संकल्पना है
मूलभूत तथा अधिसंरचना की संकल्पना, ये कार्ल मार्क्स महोदय की, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपके ये जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने भी संकल्पना दे रखा है। ये सभ्यता एवं संस्कृत की अवधारणा की है, इन्होंने सभ्यता एवं संस्कृत की संकल्पना दे रखा है। आपके एल.टी. हॉबहाउस जो हैं आपके जो ये ऑप्शन डी है एल.टी. हॉबहाउस, इनकी जो संकल्पना है सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, प्रश्न नंबर 11। तो इस दिश से इम्पॉर्टेंट ये संभावित आने वाले प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न 12 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 12 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को कह रहा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है। आपका ये पितृवंशीय के बारे में पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो आपका ऑप्शन गारो कह रहा, ऑप्शन बी भोटिया कह रहा, ऑप्शन सी खासी जनजाति, ऑप्शन डी टोडा जनजाति। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 का कि कौन सा इसमें पितृवंशीय जनजाति है। तो ये आपके जो ऑप्शन डी है टोडा जनजाति, ये पितृवंशीय जनजाति की श्रेणी में रखा गया पितृवंशीय जनजाति है। जैसे आप जान लीजिए थोड़ा सा, ये जो टोडा जनजाति पितृवंशीय है, टोडा जनजाति के लोग जो है तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपके नीलगिरी की, तमिलनाडु में नीलगिरी की पठार पर अर्थात पहाड़ियों पर पाई जाती है। या टोडा भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा क्या है, टोडा भाषा, जो कन्नड़ भाषा के से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। अर्थात ये कह सकते हैं आप द्रविड़ भाषा बोलते हैं आपके ये टोडा लोग, जो टोडा जनजाति के हैं। ये टोडा लोग विशेष रूप से ये अच्छी नस्ल की भैंसें पालते हैं, भैंसों का पालन पोषण करते हैं, जो अच्छी नस्ल की होती हैं, भरपूर मतलब अधिक दूध देने वाली होते हैं। ये ऐसे भैंसों की पशुओं की पालन पोषण करते हैं। इनमें जो है टोडा जनजाति में आप नोट कर लीजिएगा बहुपति प्रथा पाई जाती है। बहुपत प्रथा के बारे में आपके विवाह नाते है, मैंने पढ़ा रखा। बहुपत प्रथा क्या होता है आप जानते हैं, एक पत्नी की कई पति, यानी उसी को बहुपत प्रथा कहा जाता है, यानी कि प्रचलन पाया जाता है टोडा जनजाति। ये टोडा के अतिरिक्त जो आपकी ये खस, कोटा और नायर जनजातियां हैं, आप ध्यान दीजिएगा, खस, कोटा, नायर जनजातियां ये भी पितृवंशीय जनजातियां ही हैं। आप इस सबको नोट कर लीजिएगा जो है याद करके। खस आपके जो हो गए ये खस जनजाति, और इस पर लोग लिखते नहीं बनता, इसलिए मैं लिखता नहीं, फिर आप जानिएगा। कोटा और नायर आपके जो जनजातियां हैं ये भी पितृवंशीय हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन, आपका प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन, ये हरित शांति आंदोलन अर्थात ग्रीन जो है ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है, ये कह रहा है। तो आप ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है समुद्रों की संरक्षा अर्थात सुरक्षा, और ऑप्शन बी है जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, ऑप्शन सी है गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन डी है सुरक्षित सतत व्यापार। तो इसका आंसर हमारे अधिक मित्रों को पता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें जो आपका एकदम अलग टाइप का दिख रहा है ऑप्शन, वो ऑप्शन सी है गरीबी उन्मूलन। ये कह रहा है, इसमें आप प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित शांति आंदोलन यानी ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। तो ये गरीबी उन्मूलन ये इसका उद्देश्य नहीं है। हरित शांति आंदोलन पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है, अर्थात पर्यावरण से संबंधित है। आप समझ ही गए होंगे इसका है, क्योंकि जो आपका हरित शांति आंदोलन जो है इसकी स्थापना नोट कर लीजिएगा सन 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। कहाँ पर, कनाडा के वैनकूवर में सन 1971 में। तत्कालिक रूप से ये अमेरिका द्वारा जो है अलास्का के नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी। जो है क्या, ये हरित शांति आंदोलन जो है हुआ था आपका, और बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से मान लिया गया। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण
है, ना कि जो है गरीबी उन्मूलन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है ये सी गलत है, आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका ये ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है, किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है रिटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एस.एफ. नॉडेल, ऑप्शन सी है एम जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी है आर्पर्ट। क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा इसका प्रश्न। किसने सामाजिक संरचना की प्रमुख समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन सी है, ये आपके जो जिन्सबर्ग महोदय हैं इन्हीं का ये है, क्योंकि आपके ये इनका जो पूरा नाम है आपको पता होगा, मोरिस जिन्सबर्ग, अर्थात ये कहीं कहीं जिन्सबर्ग लिखा रहता है, कहीं कहीं फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा इनका नाम जिन्सबर्ग भी लिखा जाता है। जो इनकी एक कृत्य है, इनकी पुस्तक है, नोट कर लीजिए, रेशंस आस अनरेशंस इन सोसाइटी, रेशंस एंड अनरेशन इन सोसाइटी, नोट कर लीजिए, बुक इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपके जिन्सबर्ग ने कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनके सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है ये संबंधित है। इनके अनुसार जो समाजशास्त्रीय जगत में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। तो ये सामाजिक जगत में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग आपके जो सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। इनकी एक बुक है, बहुत फेमस है, आप नोट कर लीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार पूछता है, मिलान में अभी आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये किसकी रचना, तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर की है। इसमें इन्होंने संरचना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग मकान की संरचना को लेकर किया है। इसी के संदर्भ में, इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने संरचना शब्द का प्रयोग किया। कौन? आपके हर्बर्ट स्पेंसर जो है। इसके पश्चात इन्होंने शारीरिक संरचना के स्वरूप में जो है जीव विज्ञान में प्रयोग हुआ, जीव विज्ञान से समाजशास्त्र में लिया है इन्होंने शारीरिक ये संरचना शब्द का प्रयोग जो है। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय थे, लेकिन इसका जो मोरिस जिन्सबर्ग आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 15 आपका 15 नंबर ये कह रहा है, किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है। कह रहा कि ध्यान दीजिए, किस समाजशास्त्री ने, आप ध्यान, किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है। भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ के नातेदारी की प्रथा के बारे में लिखा है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी इरावती कर्वे मैडम है, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिया, ऑप्शन डी है के.एम. कपाड़िया। तो इसका आंसर हमारे अधिक से अधिक मित्रों को संभवतः पता ही हो गया होगा प्रश्न को पढ़ते ही कि इसका आंसर क्या है। तो इसके जो आपका ऑप्शन बी है ये इरावती कर्वे मैडम है। इन्होंने नातेदारी पर अधिक से अधिक लिखा भी जो है, नातेदारी सामाजिक की जो है इरावती कर्वे मैडम, जो इनकी सबसे प्रमुख है कृत है इरावती कर्वे मैडम की। ये जो सबसे प्रमुख इनकी बुक है, कृत है। ध्यान दीजिए, आप सबको पता, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये प्रश्न जो है, ये बुक्स हमेशा मिलान गैरा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इरावती कर्वे से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो कृत है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, नोट कर लीजिएगा। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है मैडम ने। कर्वे मैडम ने भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए भाषा, जाति और परिवार को अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार पर माना है इनको। और ये 4 नातेदारी के बारे में 4 चीज़ों का उन्होंने जो उल्लेख कर रखा है, मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट वाइज, क्योंकि ये एग्ज़ाम के आप भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है, इन्होंने कहा है
उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था के बारे में बता रखा है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है उत्तरी क्षेत्र में हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र जो है उसका अध्ययन इन्होंने किया है। किसने किया है? इरावती कर्वे मैडम ने। और दूसरा इनका जो अध्ययन क्षेत्र है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न उत्तर है फ्रेंड्स, इसको आप नोट करते जाइए। दूसरा जो केंद्रीय भारत की में नातेदारी व्यवस्था का इन्होंने बताया केंद्रीय क्षेत्र को, इस क्षेत्र में इन्होंने उल्लेख कर रखा आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, काठियावाड़ जो है गुजरात, और महाराष्ट्र और उड़ीसा आदि क्षेत्रों का इन्होंने शामिल किया है केंद्रीय क्षेत्र में। उत्तर भारत में मैंने बता ही दिया जो है हिमालय से विंध्याचल, और केंद्रीय क्षेत्र में आपका ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा क्षेत्र शामिल है। और तीसरा इन्होंने जो शामिल किया दक्षिण भारतीय क्षेत्र के नातेदारी व्यवस्था के बारे में। इस क्षेत्र में इन्होंने कर्नाटक आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप जो है समूह को लेते हुए सम्मिलित किया है दक्षिण भारतीय और पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने जो शामिल किया है, आप इसको नोट कर दीजिए। जो भारत की पूर्वी क्षेत्र जनजातीय समूह है के साथ साथ आपका छोटा नागपुर का और पठारी क्षेत्र जनजातीय जो शामिल किया है इन्होंने पूर्वी भारत क्षेत्र में। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न आता है कि इन्होंने किन क्षेत्रों के नातेदारी क्षेत्रों का अध्ययन किया है। इसमें चार ऑप्शन दे देगा, उत्तर भारत, केंद्रीय जो मध्य भारत कह देता है, और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। और ऑप्शन एक दे देगा पश्चिम भारत, तो पश्चिम नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 16 क्या कह रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कि भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का बृहद आधार पर समाजशास्त्रियों की किस रुचि से संबंधित है। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा, भारतीय ग्रामीण समाज की बात कर रहा कि पूर्व में कराए गए अध्ययन का बृहद यानी व्यापक स्तर पे बृहद आधार पर समाजशास्त्रियों की किस रुचि से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए दिया है भारतीय समाज को समझना, ऑप्शन बी दिया है परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन, ऑप्शन सी दिया भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलता एवं परिवर्तन को समझना, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी दिया है भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का प्रलेखन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में बात कर रहा प्रश्न नंबर 16 आपका। तो इसका आंसर आपका ये ए हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाज को समझना, ये आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आपके ये जो भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराया गया अध्ययनों से आधार पर जो समाजशास्त्रियों में रुचि है से संबंधित जानकारी है प्राप्त होती है, वो इसके बारे में सन 1955 जो था भारत का, ये 1955 का और भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रियों के लिए जो उपलब्धि थी, ये उपलब्धि की वर्ष माना जाता है, जिसमें एक साथ गांव के अध्ययन की कई पुस्तकें जो है समाजशास्त्रियों ने लिख रखा है। तो कुछ बुक है आप नोट करना चाहें ग्रामीण समाजशास्त्रियों पर तो नोट कर लीजिए आप सब। ये मैं नोट कर, जैसे रूरल, ये आपका हो गया रूरल प्रोफाइल, ये DN मजूमदार क्या बुक है, आप नोट, डॉक्टर DN मजूमदार साहब हैं। रूरल प्रोफाइल ये भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखा है। और आपका जो है SC दुबे जो है, डॉक्टर SC दुबे, श्यामाचरण दुबे हैं, इंडियन विलेज लिखे हैं और विलेज इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मिलता है, विलेज इंडियन विलेज आपके SC दुबे का है, विलेज इंडिया मौलिक करियर जो आपके हो जाते हैं और इंडियाज विलेज आपके MN श्रीनिवास का है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन पैदा है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, मैं एक बार बता देता हूँ। रूरल प्रोफाइल DN मजूमदार है, इंडियन विलेज SC दुबे हैं, ये विलेज इंडिया मौलिक का करियर का है, और आपका इंडियाज विलेज ये MN श्रीनिवास का है। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं वरना आएगा नहीं आपका ये इसमें। अब ये देखते हैं, कह रहा है आपका ये प्रश्न कि कौन से 2 मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता कर सकते हैं। ध्यान दिए, कह रहा कौन से 2 मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन के अंतर को पाटने में
सहायता कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न फ्रेंड बता दे रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। ये रिसर्च से टॉपिक से है जो है, इसको मैं ध्यान दीजिएगा, आप सब बता रहा हूँ। आप सब ये 1 नंबर दे दिया है, अंकीय विभाजन अंतर को पाटने की सहायता कर सकते हैं। तो आपका उच्च शिक्षा व रोजगार कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है संपत्ति व परिसंपत्ति का स्वामित्व बता रहा है। ऑप्शन ये 3 नंबर का है संगणक व इंटरनेट तक पहुँच। ऑप्शन 4 कह रहा है ये 4 नंबर जो है पॉइंट नंबर 4 है संगणक साक्षरता व सूचना। तो ये सही विकल्प इसका क्या दिया है, आप ध्यान दिए। ऑप्शन ए करा 3 और 4, ऑप्शन बी करा 1 और 2, ऑप्शन सी करा 2 और 3, ऑप्शन डी कह रहा 1 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। रिसर्च से संबंधित प्रश्न है, तो ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ देते होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर संभवतः उन्हीं के ये प्रश्न ध्यान में होगा। बाकी जो हमारे पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके ध्यान में नहीं होगा इसका आंसर। और इसे मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आप सभी के समझ में ना आता हो। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आप ध्यान दीजिए 3 और 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन ये 3 और 4, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कह रहा कि कौन से 2 मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता कर सकते हैं। तो आपका ये 3 नंबर जो ये कह रहा है ये संगणक और इंटरनेट तक पहुंच के बारे में बता रहा है, और ये 4 कह रहा है संगणक साक्षरता व सूचना के बारे में कह रहा है। क्योंकि ये जो आपके अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में 2 मुख्य घटक दे रहा है संगणक व इंटरनेट तक पहुंच, संगणक व साक्षरता व सूचना। क्योंकि अंकीय विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता के बारे में बात करता है। जबकि दुनिया के विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच जो विभाजन को वैश्विक रूप से डिजिटल विभाजन के रूप में माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच तकनीक अंतर की जांच करता है। आपका आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का। ये प्रश्न नंबर ये 18 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 आपका ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है वर्चुअल 18 नंबर प्रश्न कह रहा है द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये बुक है द वर्चुअल कम्युनिटी, इसका लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आप का ऑप्शन ए है मैक्स वेबर दे रहा, ऑप्शन बी दे रहा हार्वर्ड रेनगोल्ड, ऑप्शन सी दे रहा वेरी वेलमैन, ऑप्शन डी दे रहा बेनेडिक्ट एंडरसन। तो इसका आंसर क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला संभावित प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके हार्वर्ड रेनगोल्ड हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक आपके हार्वर्ड रेनगोल्ड महोदय हैं। क्योंकि ये जो आपके हार्वर्ड रेनगोल्ड महोदय हैं इनकी द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप नोट करना चाहें कापी पेन लेके बैठे नोट कर लीजिए, मैं नोट करा देता हूँ। इनकी पुस्तक जो है पहली बुक इनकी है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लिक्विड ड्रीमिंग, नोट कर लिए ड्रीम्स, ये है। अगली बुक इनकी है टूल्स फॉर थॉट, ये अगली बुक इनकी है नेट स्मार्ट हाउ द थ्री ऑन लाइन, और अगली बुक इनकी है दे हैव ए वर्ड फॉर इट, अगली बुक है स्मार्ट मूव्स, ये इनकी बुक है। और एक्सक्यूजन्स टू द फार साइड ऑफ द माइंड, ये भी इनकी बुक है, आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर ये 19, प्रश्न उत्तर नंबर 19 क्या कह रहा आपका। 19 नंबर प्रश्न कह रहा आपका जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे जाना जाता है, कह रहा है। जिस प्रक्रिया द्वारा में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने
व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे जाना जाता है। आपका ए मशीनीकरण, आपका बी डिजिटलीकरण, ऑप्शन सी वाणिज्यीकरण, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। 19 नंबर का आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है जो कंप्यूटर टॉपिक से आपका है, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका डिजिटलीकरण हो जाएगा। ये ऑप्शन बी डिजिटलीकरण इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। क्योंकि जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करना, साझा करना, विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे डिजिटलीकरण के रूप में जो है जाना जाता है। सामान्यतः डिजिटलीकरण एक वस्तु, छवि, ध्वनि, दस्तावेज उससे जो है उसके अंक नमूने के सबसेट द्वारा एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व किया जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका 20 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है को कहते हैं। आप ध्यान देंगे प्रश्न तभी समझ में आएगा इसका आंसर। कह रहा है तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से, मतलब दैनिक डेली वास्तविकताओं से उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण विश्व व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है ए सैद्धांतिक तार्किकता, ऑप्शन बी दिया है औपचारिक तार्किकता, ऑप्शन सी दिया है यथेष्ट तार्किकता, ऑप्शन डी दिया व्यवहारिक तार्किकता। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का? इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सैद्धांतिक तार्किकता। आपका ऑप्शन ये सैद्धांतिक तार्किकता हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर ये 21 आपका क्या कह रहा है आप सबके लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया है? भारत में कौन सा परिवार कानून सन 1956 में अधिनियमित किया गया है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अधिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी कह रहा दहेज निषेध अधिनियम, ऑप्शन सी कह रहा हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन डी कह रहा विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है ये अधिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा इसका आप सभी का, क्योंकि ये कौन सा परिवार कानून सन 1956 में नियमित किया गया, तो ये है अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम कानून अवरक्षण किया गया है। और ये आपका जो दहेज निषेध अधिनियम आपका है ऑप्शन बी है, इसको कब किया गया है आप सब ध्यान दीजिएगा। ये सन 1961 में, नोट कर लीजिएगा आप, 1961 में आपका ये हो जाता है ये दहेज निषेध अधिनियम। और ये जो आपका ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन सी हिंदू विवाह अधिनियम, ये 1955 में है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में है। सब नोट कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ऑप्शन डी दिया है विशेष विशेष विवाह अधिनियम। तो ये जो विशेष विवाह अधिनियम आपका है ये आपका सन 1954 में है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, सन 1954 में है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 22। ये कह रहा है प्रतीक यानी सिंबल जिसको बोलते हैं, प्रतीक किससे यानी सिंबल किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए किसी संदेश के प्रेषण से, ऑप्शन बी दिया किसी संदेश के विचलन से, ऑप्शन सी किसी संदेश के नियंत्रण से, ऑप्शन डी दिया किसी संदेश के और मिश्रण से दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसी संदेश के प्रेषण से, सिंबल का निशान जो दिया है आपका, क्योंकि प्रतीक जो है होता है किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को कहते हैं प्रतीक। जो है आप किसी चिन्ह के मतलब किसी इशारे से जब किसी चीज़ को बताते हैं किसी संबंधी को उसे कहते हैं, क्योंकि जो संबंध सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु या प्रतिनिधित्व करता है वस्तुतः प्रतीक का संबंध किसी संदेश के प्रेषण से होता है। आप इसका समझ गए होंगे इसका आंसर ये क्या कहना चाह रहा प्रतीक का पहचान का।
आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली है। तो आपका व निर्धरता की संस्कृत, ये ध्यान दीजिए। कह रहा है शहरीकरण जीवन की एक शैली व निर्धनता की संस्कृत से संबंध है। तो आपका ऑप्शन दे रहा ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस व लुई वर्थ, ऑप्शन बी कह रहा विलियम गुडे व मैकाइवर, ऑप्शन सी कह रहा कार्ल पॉपर व सेंट साइमन, ऑप्शन डी कह रहा होमर होइट व राल्फ लिंटन। 23 नंबर। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऑस्कर लेविस व लुई वर्थ का, ये इन्हीं का कथन है। आप ध्यान दीजिएगा। एक शहरीकरण जीवन की एक शैली व निर्धनता की संस्कृति से संबंध आपके ऑस्कर लेविस और लुई वर्थ महोदय हैं, क्योंकि ये आपके ये जो है शहरीकरण जीवन की शैली, इस अवधारणा का के जो प्रतिपादक हैं आपके लुई वर्थ हैं शहरीकरण जीवन शैली का, ध्यान दीजिएगा। और आपके जो है ये निर्धनता और संस्कृत के अवधारणा के प्रतिपादक ऑस्कर लेविस हैं। इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें 2 राइटर हैं, एक हैं ऑस्कर लेविस और दूसरे हैं लुई वर्थ। तो जो आपके ये शहरीकरण जीवन शैली की अवधारणा के प्रतिपादक हैं लुई वर्थ महोदय हैं, ये आपके लुई वर्थ महोदय हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये आपके निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादक जो हैं आपके ये ऑस्कर लेविस महोदय हैं। ये आप इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज जो आपके ये इन्होंने आपके लुई वर्थ महोदय जो हैं इन्होंने नगरों के अध्ययन से संबंध नागरिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और अपना मत दिया है कि नागरिकता एक जीवन शैली है जिसकी विशेषता है विषमता, निर्भरता और दिखावा, ये कहते हैं। और ये आपके ऑस्कर लेविस कहते हैं जो निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा कहते हैं। इन्होंने मैक्सिको न्यू रिटोरिका क्या नोट कर लिया, मैक्सिको न्यू रिटोरिको तथा न्यूयॉर्क सिटी के गरीब के समुदाय का अध्ययन पर केंद्रित किया है। और यहाँ गरीबों की व्यक्ति गरीबी की दरिद्रता और संस्कृति के द्वारा जो अनुकूलन करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है उसके बारे में इन्होंने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है, आपके ऑस्कर लेविस महोदय हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर आपका 24। ये कह रहा किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। तो आपका ऑप्शन दे रहा ऑप्शन ए DN धनागरे, ऑप्शन बी दे रहा जो हसन, ऑप्शन सी दे रहा जनीनी कोठारी, ऑप्शन डी दे रहा आनंद कुमार। प्रश्न आप ध्यान देंगे कि किसने भारतीय राजनीति पर कह रहा लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 24 का आंसर आपका ऑप्शन सी है, ये रजनी कोठारी महोदय ने ये दे रखा है भारतीय अपनी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधता पर जो है। ये कहते हैं रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति पर जो लिखा उनकी पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा। रजनी कोठारी महोदय की जो बुक है इम्पॉर्टेंट नोट करिएगा इसको। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार जो है इस पुस्तक में इन्होंने भ्रष्टाचार अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। और इनका कहना है आपके जो है रजनी कोठारी महोदय का कि भारतीय समाज में जात के विरोध की राजनीति तो हो सकती है लेकिन जात के बगैर नहीं। राजनीति में जात के निशान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे समाज में जात का ठप्पा हर चीज़ पे लगा, हर चीज़ पे दिखाई देता है। इन्होंने जाति पर जातिवाद पर प्रहार किया है आपके रजनी कोठारी महोदय ने। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जातिवाद पर जो है निशाना साधा है। राजनीति के कहते हैं कि राजनीति बिना जात के संभव ही नहीं है भारतीय राजनीति में जो है, इनका कहना है। अब जो है बगैर जात के राजनीति नहीं किया जा सकता है भारतीय समाज में। ये रजनी कोठारी ने अपने शोध कार्य में पाया है। इनकी बुक जो आप मैंने बता दी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, नोट करके आप लोग रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 आपका ये प्रश्न क्या कह रहा है 25 आपका, ये थोड़ा सा ठीक है आ जाएगा, छोटा तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं आ जाएगा ये प्रश्न आपका।
अब कथन है, कारण कथन है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 25 नंबर आपका प्रश्न है ये कारण और कथन पर आधारित है। अब कथन कह रहा, देखिए अब कथन ये कह रहा है, विगत वर्षों में औद्योगिक कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी घट गई है। अब कारण आर है, इसका क्या कह रहा है, कह रहा है उद्योग का विस्तार हो रहा है और स्वचारिता में वृद्धि हो रही है। तो आपका विकल्प दे रखा ऑप्शन ए आर कह रहा है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है कह रहा, और ए सही आर गलत कह रहा, ए गलत आर सही कह रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप सब अवश्य सही करेंगे जो है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही, ऑप्शन ए ये सही है आपका, ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे, कहा नहीं कि उद्योगों का जो है, आप उद्योग का विस्तार हो रहा है और स्वच्छता में वृद्धि हो रही, सही बात है जो है, मशीनीकरण के समय आ रहा, क्योंकि विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घट रही है जब से, क्योंकि जो आप जान रहे हैं महिलाएं जो घरेलू कार्यों में, जो घरेलू हस्तशिल्प उद्योग वगैरह कार्य करते थे, लेकिन अब ये कहाँ हो रहा है, तो कम हो गया। पहले कताई बुनाई सिलाई, ये खादी भंडार वाले करघा वगैरह से लोग सूत काटते थे, सूत बनाते थे जो है, कपड़े हाथ से बुने। जब कहाँ मशीनीकरण में कहाँ हो गया, तो महिलाओं का भागीदारी तो घट ही गया। मशीनीकरण, आपके पावरलूम आ गए, बड़ी बड़ी मिलें आ गई, तो इसलिए इनका काम घट गया। उसमें मशीनीकरण से मजदूरों का काम बढ़ गया, खासकर महिलाएं उसमें कम भागीदारी है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, कह रहा आपका प्रश्न नंबर ये 26 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। आप ध्यान दीजिएगा, ये घरेलू हिंसा का स्वरूप की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है, पूरे विश्व की बात कर रहा है, ना कि भारत की। आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा पत्नी को पीटना, ऑप्शन बी कह रहा बाल दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी कह रहा वृद्ध दुर्व्यवहार, ऑप्शन डी कह रहा सहोदर हिंसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। 26 का आंसर वैसे बी है इसका आंसर, आप ध्यान दीजिएगा, बाल दुर्व्यवहार। ये पूरे विश्व में जो है बाल दुर्व्यवहार जो हिंसा है अधिक घरेलू हिंसा के रूप में पाया जाता है। अब जो है इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा तो प्रश्न छूट ना जाए, ये दिक्कत की बात है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप देखिएगा, अब आ जाएगा आपका। ये कह रहा है आपका कि शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीकों से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 27, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये आपका टीजीटी, पीजीटी और ये आपके उसमें क्या कहते हैं, टीजीटी नहीं फ्रेंड्स, पीजीटी और आपका ये यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये, और हर स्टेट में लगभग प्रश्न ये पूछा जा चुका है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीकों से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। तो आपके जो है 1 नंबर कह रहा है इमाइल दुर्खीम, 2 नंबर कार्ल मार्क्स, 3 नंबर पे मैक्स वेबर, 4 नंबर पे अगस्त काम्टे। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 3 4, ऑप्शन सी 1 4, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का, आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी है 1 और 3। तो 1 और 3 में कौन है, आप ध्यान दीजिए। एक में आपके इमाइल दुर्खीम महोदय हैं और 3 पे आपके मैक्स वेबर महोदय हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अब ये जो आपकी इमाइल दुर्खीम है और मैक्स वेबर ने भिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है इन्होंने अपने तरीकों से। जहाँ एक तरफ आपकी इमाइल दुर्खीम ने, इनकी जो पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये आपकी इमाइल दुर्खीम की बुक है, और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी इमाइल दुर्खीम की है, और ला सुसाइड, ये नोट कर लीजिएगा, इमाइल दुर्खीम की सारी बुक है। ला सुसाइड है, द एलिमेंट्री फ्राम्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, नोट करिएगा इसको, द एलिमेंट्री फ्राम्स ऑफ रिलीजियस लाइफ,
में तुलनात्मक वित्त का प्रयोग किया है। और आपका मैक्स वेबर का जो है ये भी नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का है द प्रोटेस्टेंट है, इनका नोट करिएगा, द प्रोटेस्टेंट। अगली है इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अगली बुक इनकी जो है आप है नोट करिएगा, द सिटी। और अगली बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और अगली बुक इनकी है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स में तुलनात्मक वित्त का प्रयोग किया। ये मैक्स वेबर का था और वो आपका इमाइल दुर्खिम का था। आइए देखते हैं फ्रेंड्स जो है अगला प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है आपका, ये 28 प्रश्न नंबर आपका देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है आपका 28 प्रश्न नंबर, चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशन पुस्तक का प्रकाशक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है, ये चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशन पुस्तक का प्रकाशक व लेखक कौन है कह रहा है। ध्यान क्या कह रहा है, प्रकाशक व लेखक पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है पैट्रिशिया ओबराय, ऑप्शन बी कह रहा है रजनी पालरीवाल, ऑप्शन डी कह रहा है टी.एन. मदान, ऑप्शन डी कह रहा है रविंद्र कौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, आप सब बताइएगा फ्रेंड्स। 28 प्रश्नोत्तर जो है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपके बी है, रजनी पालरीवाला है। ये चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर जो ये आपका कह रहा है, चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर पुस्तक के प्रकाशक व लेखक आपके रजनी पालरीवाला है। क्योंकि आप ये ध्यान दीजिएगा आपके जो ऑप्शन में ये हैं पैट्रिशिया ओबराय, ये पैट्रिशिया ओबराय जो आप हैं ये ऑप्शन, ये पैट्रिशिया ओबराय है, इनकी जो बुक है आपका नोट कर लीजिएगा, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया। ये किसकी है, पैट्रिशिया ओबराय की इम्पोर्टेंट बुक है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आपका ये रजनी जो है पालरीवाला का मैंने बताई दिया आपको, चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस, ये इनकी बुक्स है जो आंसर इसका है। और आपका फैमिली एंड किनशिप ये टी.एन. मदान साहब महोदय जो हैं आपके, ये ऑप्शन सी टी.एन. मदान का फैमिली एंड किनशिप जो है इनकी है। और आपके ये जो ऑप्शन रविंदर कौर है महोदय हैं, ऑप्शन डी। और ये रजनी पालरीवाल ये इनका है मैरिज इन साउथ एशिया, ये आपका रविंद्र कौर और रजनी पालरीवाल दोनों लोगों ने मिलकर लिख रखा है। कौन सा बुक, मैरिज इन साउथ एशिया को ये आपके ऑप्शन बी जो है ये भी, और ये रविंद्र कौर ये ऑप्शन बी रविंद्र कौर, ये दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है इस बुक को जो है। कौन सा बुक है, मैरिज इन साउथ एशिया। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स आज ये आप सभी के बीच जो था ये 28 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम आप भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, और असिस्टेंट प्रोफेसर की इस टाइप के प्रश्न उत्तर ज़्यादा वहाँ पूछे जाते हैं। और इसमें पीजीटी से भी संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप देखे ही होंगे जो राइटर हैं लेखक हैं आपके, ये पीजीटी से संबंधित हैं। और जो कथन है आपका, तो ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास को आप सभी जो है मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। यदि एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा इस क्लास को। और क्लास के अंत में आप सभी से वही पुरानी बातें, पुराना रिक्वेस्ट, आप सब क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी का।